नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विज्ञान में मेरे प्यारे बच्चों पाठ 11वां दूसरा भाग है आपका मानव शरीर और रक्त परिसंचरण संस्थान के बारे में, जो अंग संस्थान है उसका दूसरा है। इसके पहले वाले भाग में आप लोगों ने देखा था श्वसन संस्थान के बारे में। श्वसन संस्थान के बहुत सारे अंगों के बारे में आप लोगों ने देखा था कि श्वसन संस्थान में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है आपका, वो है आपका रक्त परिसंचरण संस्थान। अब रक्त परिसंचरण संस्थान के अंतर्गत आप लोग को मालूम होगा कि रक्त के माध्यम से बहुत सारे कार्य होते हैं। अर्थात इसमें सबसे जो पहला भाग आता है आपका हृदय का, क्योंकि आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो हृदय है ये बहुत हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसी के ऊपर ही सारी क्रियाएँ जो है कि डिपेंड रहती हैं। यही जब हमारा जो है कि चलता है तो सारे कार्य चलते हैं। अगर यही बंद हुआ तो सारे कार्य बंद हो जाएंगे। तो हम लोग जो है कि एक एक करके देखेंगे कि ये हृदय में जो है कि क्या क्या होता है। इसके पहले आपको कुछ दिया हुआ है, जैसे दिया है रक्त परिसंचरण संस्थान। अब देखिए यहाँ पर शरीर के विभिन्न अंगों में पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, घुलनशील घटक, वर्ज्य पदार्थ, ध्यान देना, पानी, संप्रेरक, ऑक्सीजन, घुलनशील घटक और वर्ज्य पदार्थ जैसे विभिन्न पदार्थों का वहन रक्त परिसंचरण संस्थान करता है। मनुष्य और उच्च वर्ग के प्राणियों में स्वतंत्र संस्थान होता है। रक्त परिसंचरण संस्थान में हृदय, रक्तवाहिनियाँ और केश वाहिनियों का समावेश होता है। इतना समझ लीजिए आप लोग कि रक्त परिसंचरण संस्थान में प्यारे बच्चों इसका कार्य है कि प्रत्येक जो हमारे पदार्थ हैं, जो हम लोग खाने के उपरांत जो हमारे पदार्थ तैयार होते हैं, ये सारे पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि ऑक्सीजन है, इसके अलावा हमारे शरीर में पाचन क्रिया के उपरांत जो है कि घुलनशील घटक होते हैं, संप्रेरक होते हैं, पानी होता है। इन सारे पदार्थों का जो वहन होता है, जो बहाव होता है, वो रक्त परिसंचरण संस्थान करता है। अब यह जो रक्त परिसंचरण संस्थान आप लोग को मालूम होगा कि जो उच्च वर्गीय जो प्राणी हैं, मनुष्य और जो दूसरे उच्च वर्ग के प्राणी हैं, इनमें स्वतंत्र संस्थान पाए जाते हैं। बाकी सारे प्राणियों के अंदर जो है कि सारी क्रियाएं उन्हीं के अंतर्गत होती हैं। तो यह जो रक्त परिसंचरण संस्थान है ये 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला आपका हृदय, दूसरा आपको मालूम होगा कि रक्तवाहिनियाँ हैं और तीसरा है केश वाहिनी। तो इन सारी तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा हृदय जो है वो किस प्रकार का है, उसकी रचना कैसी है। ये सारी चीज़ें आए जो है कि आप लोग जो है कि हृदय के अंतर्गत देखेंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए जो हृदय आपको दिया गया है कि छाती के पिंजरे के लगभग मध्य भाग में हृदय होता है। जो हमारा छाती है, इस छाती के मध्य में अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो है कि हृदय पाया जाता है। यह पसलियों के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच और उसके बाएं ओर थोड़ा झुका हुआ होता है। जो हमारा हृदय है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा जो हमारी ये पसलियाँ हैं, हमारा जो छाती का पिंजरा है, एकदम इसके बीचों बीच में आप देखेंगे तो आपको हृदय पाया जाता है। ये दोनों पिंजरे के पास आपको बीच में जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसके आंतरिक भाग में, तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको दिल दिखाई देता है, हृदय दिखाई देता है। अब ये हृदय जो होता है आपको मालूम होगा कि ये जो है कि बाईं ओर झुका होता है। इसके बाद हमारे हृदय का जो आकार है मुट्ठी के बराबर होता है और वजन जो है इसका लगभग 360 ग्राम होता है। हमारे हृदय के चारों ओर द्विस्तरीय आवरण होता है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। इसमें द्रव रूप पदार्थ हृदय या हृदय पेशी से बना होता है और साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि इसमें जो द्रव रूप पदार्थ पाया जाता है उससे घर्षण और धक्कों से हृदय का क्या होता है, संरक्षण होता है। ये पहले समझ लीजिए आप लोग कि जो हमारा हृदय है, ये हमारे जो पसलियाँ हैं, जो छाती का जो पिंजरा है, इसके बीचों बीच में आप देखेंगे तो दोनों तरफ की जो पसलियाँ हैं उनके बीचों बीच में आपको यह दिखाई देता है। और यह जो है कि आपको मुट्ठी के आकार का होता है। आप देखेंगे जो हमारा मुट्ठी है, इसकी आकार आप लोग को दिख रहा होगा। इस आकार का जो है कि हमारा जो है कि हृदय पाया जाता है। इस हृदय का जो है कि आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर जो है कि द्विस्तरीय आवरण होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हृदयावर आवरण बोलते हैं।
और साथ ही साथ इसका वजन मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया कि 360 ग्राम इसका वजन होता है। अगर उसके वजन की बात करें हृदय का तो 360 ग्राम होता है। और यह जो है कि आपको मालूम होगा कि इसके जो चारों तरफ जो हृदय के चारों तरफ आपको मालूम होगा जो आवरण पाया जाता है उसके आंतरिक भाग में जो है कि द्रव रूपी पदार्थ पाए जाते हैं। और यह द्रव रूपी जो पदार्थ होता है वह हृदय को आघात या घर्षण से जो है उसकी सुरक्षा करता है, उसका रक्षण करता है। आप लोग को मालूम होगा कि हमारे हृदय को अगर चोट लगी तो समझ लीजिए कि हृदय को जो है कि बहुत बड़ा जो है कि आघात हो सकता है। इसके लिए उस आघात से बचाने के लिए उसके चारों तरफ जो है कि द्रव रूपी पदार्थ पाया जाता है और उस द्रव रूपी पदार्थ के कारण जो है कि वह घर्षण और जो भी उसके ऊपर आघात होता है उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हमारा हृदय सुरक्षित रहता है। तो ये हृदय की बात थी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हृदय का जो कार्यप्रणाली है किस प्रकार से होता है। आप देखिए यहाँ पर कि हृदय जो होता है हृदय पेशी से बना होता है। हृदय की जो पेशियाँ अनैच्छिक होती हैं, मैंने आपको पहले बताया था, एक ऐच्छिक दूसरा अनैच्छिक होती है। उनका संकुचन व शिथिलीभवन एक ताल में होता है, इसी को हृदय का स्पंदन कहते हैं। अभी देखिए हृदय की जो पेशियाँ मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा वो अनैच्छिक होती है, क्योंकि जो हमारा आंतरिक भाग जो हृदय है वो पेशियों से बना हुआ है और यह कार्य जो है कि अनैच्छिक होता है। मैंने आपको दो पेशियाँ बताया था, एक ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब क्या, जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य होता है। जैसे हमारा मैंने बोला कि हमारा हाथ जो है कि यहाँ से मैं मोड़ दूँ, उंगलियों को अपने पास लेके आऊँ, तो ये हमारी इच्छा पे हो रहा है। चलने का काम, भागने का काम, दौड़ने का काम, फेंकने का काम, ये सारा कार्य जो होता है हमारी मांसपेशियाँ जो कार्य कर रही हैं ये कैसा है, ऐच्छिक है, अर्थात हमारी इच्छा पे है। लेकिन जो हमारा हृदय है वह अनैच्छिक कार्य करता है, वह जो कि हमारी इच्छा पर नहीं है, वो अपने आप कार्य करता है। दूसरी बात आपको मालूम होगा कि यह जो कार्य प्रणाली इसका जो हृदय का है, आपको मालूम होगा कि सतत अनवरत कार्य करते रहता है। अर्थात इसमें जो है कि आप लोग को मैंने बताया था कि ये जो है कि संकुचन व शिथिलीभवन, इसका जो संकुचन मतलब क्या, संकुचित होना, शिथिलीभवन मतलब क्या, वापस अपनी जगह पे मतलब स्थिर होना। ये दोनों क्रियाएं जो है कि एक ताल में होती हैं और इसी ताल को हम क्या बोलते हैं, हृदय का स्पंदन। और इसी ताल के कारण ही हृदय जो है कि हमारा कार्यशील होता है। हमारे रक्त का जो बहाव है और रक्त का जो है कि विभिन्न भागों से वापस हृदय की ओर आना इस स्पंदन के कारण होता है। अर्थात संकुचन और शिथिलीभवन ये दोनों प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, हृदय का स्पंदन बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हृदय के आंतरिक ऊर्ध्वा पर्दे के कारण दायां और बायां ऐसे दो भाग होते हैं। इन दोनों भागों के पुनः दो दो कक्ष होते हैं। इस प्रकार हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी भाग को अलेंद तथा निचले कक्षों को हम क्या करते हैं, नीले कहते हैं। अभी देखिए, अब जो हृदय को अगर मालूम है हम लोग इस तरह से अगर डिवाइड करें, आगे से जो ऊर्ध्वाधर भागों में करें तो ये 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है कौन सा, आलेंद, और दूसरा होता है नीले। जो ऊपरी भाग होता है उसको आलेंद और दूसरे निचले वाले भाग को क्या बोलते हैं, नीले। अब वापस जो है कि इस हृदय की जो कि वापस जो है कि 2 भाग होते हैं, ऊपर और नीचे। पहले तो दाएं और बाएं था, अब ऊपर और नीचे आलेंद। अभी देखिए यहाँ पर कि जो ऊपर का जो भाग होता है मैंने आपको बताया था ये क्या है, आलेंद, और जो नीचे का भाग है वो क्या है, नीले होता है। तो इसके अलावा आपको देखिए बायां आलेंद और बायां नीले, दायां आलेंद और दायां नीले। तो इस प्रकार जो है कि हृदय के कुल 4 कक्ष होते हैं और इस प्रकार जो है कि हम लोग कक्षों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये हृदय को है। इसके बाद हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, चित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये हमारा जो हृदय है। अब हृदय को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए बहुत सारी धमनियाँ जो हैं, धमनियाँ हैं, यहाँ भी है। इसके अलावा देखिए बाएं धमनी है। अब यहीं से जो है कि आपको मालूम होगा कि हमारा रक्त का जो है कि प्रवाह शुरू होता है और सभी भागों तक जाता है। और यह जो आपको हृदय आपको दिखाई दे रहा है यह ऊपर और नीचे, मतलब यहाँ पे दायां और बायां साइड, मतलब बायां साइड और दायां साइड, ऐसे 2 भाग होते हैं। और इस हृदय को वापस जो है कि 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, ऊपर और नीचे। तो जो ऊपर का भाग यहाँ पर देखिए बायां आलेंद और नीचे के भाग को क्या बोलेंगे, बायां नीले, और ऊपर के भाग को यहाँ पे क्या बोलेंगे, दाहिना आलेंद, और जो है कि नीचे के भाग को क्या बोलेंगे, दायां
नीले। तो इस तरह से जो है कि कुल इसके हृदय को 4 कपाट होते हैं। यह जो है कि इसका ऊर्ध्वाधर भाग है। ऊर्ध्वाधर मतलब कि मैंने आपको पहले बता दिया कि बायां और दायां, बायां आलेन बायां नीले, दायां आलेन और दायां नीले, मतलब इस तरह से हृदय के कुल 4 भाग आपको दिखाई देते हैं। और यह हृदय के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जो हमारे आगे दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग रक्त वाहिनियों की संरचना और कार्य क्या है। आप देखिए यहाँ पर हृदय का निरंतर स्पंदन चलता रहता है, जिससे रक्त वाहिनियों में निरंतर रक्त प्रवाहित होते रहता है। रक्त वाहिनियाँ प्रमुख रूप से दो भागों में डिवाइड होती है, अर्थात 2 प्रकार की होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं धमनी और शिरा। अभी मैंने बताया कि जो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा हृदय जो है कि स्पंदन करता है तब उस समय रक्त का जो बहाव है वह जो है कि होता है। अगर हमारा हृदय स्पंदन करना बंद करे तो रक्त का बहाव क्या होता है, रुक जाएगा। तो जब रक्त का बहाव होता है तो हमारे जो है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 प्रकार की जो है कि शिराएँ पाई जाती हैं। एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। अर्थात पहले जो है कि आपकी जो रक्तवाहिनियाँ हैं उसको धमनी बोलेंगे और दूसरा है शिरा। अब हम देखेंगे कि धमनी का क्या काम होता है और शिरा का क्या काम होता है। तो आपको मालूम होगा कि सबसे ऊपर भाग जो है कि आपका धमनी का होता है कि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। फुफ्फुस धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। धमनियाँ शरीर की गहराई तक स्थित होती हैं, इनकी भित्ति मोटी होती है, इनकी गुहाओं में कपाट नहीं होती। ये ध्यान दीजिए। तो आप धमनी के बारे में मैंने आपको बताया कि शरीर से हमारे शरीर के विभिन्न भागों की ओर, अर्थात हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर रक्त को ले जाने वाले जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। उसका जो ये कार्य हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर। और दूसरी बात आपको मालूम होगा कि फुफ्फुस धमनी एक ऐसी, ध्यान देना कि फुफ्फुस धमनी को छोड़कर जितनी भी सारी धमनियाँ हैं सभी जो है कि ऑक्सीकृत रक्त अर्थात शुद्ध रक्त होता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी में अनॉक्सीकृत रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है वह शुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है वो अशुद्ध रक्त होता है। तो जब ऑक्सीजन जिस धमनी में पाया जा रहा है अर्थात वो क्या होती है, ऑक्सीकृत रक्त होता है, जो धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद आपको मालूम होगा कि धमनियों के जो उनकी जो भित्ति है, उनकी जो दीवार है वो कैसी होती है, मोटी होती है। क्योंकि जब हृदय से रक्त तेजी से प्रवाहित होता है तो आपको मालूम होगा अगर दीवार पतली रहेगी तो फूट जाती है। तो इसलिए इनकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। और इनकी गुहाओं में मतलब जगह जगह में जो भाग पाए जाते हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें कपाट नहीं होती है। ये धमनियाँ जो है सिंगल पाई जाती हैं, इसमें कोई भी जो कि अवरोध या रुकावट या कोई कपाट नहीं होता है। तो ये धमनी है। अब ठीक इसी तरह से आपका शिराएँ, जो शिराएँ आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर लाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। और फुफ्फुस शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में ऑक्सीकृत रक्त अर्थात अनॉक्सीकृत रक्त प्रवाहित किया जाता है। सामान्यतः शिराएँ त्वचा की सतह के पास स्थित होती है। इसकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। अर्थात मैंने आपको बताया था कि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर यह धमनी का कार्य है। लेकिन शरीर के विभिन्न भागों से जो रक्त हमारे हृदय की ओर आता है यह कार्य जो है कि शिराओं का है। अर्थात शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर लाने वाली जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, शिराएँ। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि फुफ्फुस शिरा को छोड़कर, क्योंकि फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीकृत रक्त होता है, बाकी सभी शिराओं में क्या होता है, अनॉक्सीकृत रक्त होता है अर्थात अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और आपको दूसरी बात यहाँ पे आपको मालूम होगा कि जो हमारा शिराएँ हैं इनकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। अर्थात इसकी भित्ति पतली पाई जाती है और उनकी गुहाओं में जो है कि आप देखेंगे तो कपाट पाए जाते हैं। लेकिन धमनियों में नहीं था, केवल जो है कि वो इसमें शिराओं में कपाट है। आपको बच्चा जो है कि धमनी और शिरा में अंतर भी पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कार्य धमनी का है उसका ठीक उल्टा जो है कि शिरा का है। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है।
धमनियों में अर्थात जो कि आप लोग देखेंगे कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि धमनियों में जो है कि कपाट नहीं होते हैं, शिराओं में कपाट होते हैं। इसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि जो धमनियाँ हैं हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की हो जाती हैं, शिराएँ जो है कि विभिन्न भागों से हृदय की होती हैं। तो इस तरह से आप अंतर भी बना सकते हो, अंतर भी तैयार कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो आपको दिया गया है लास्ट है आपका केश वाहिनियाँ। केश वाहिनियाँ क्या कार्य करती है आप देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर धमनियाँ अधिक महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। उनका व्यास छोटा छोटा होकर वे बाल जैसी पतली दिखाई देती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं। अभी देख लीजिए आप लोग कि आपको मालूम होगा कि जो केशिकाएं हैं ये जो है कि पहला रूप कौन पकड़ रहा है, जो हमारी धमनी है। ये धमनियाँ जब मालूम है आगे बढ़ती हैं तब धीरे धीरे इनका व्यास क्या होता है, कम होता जाता है और लास्ट तक आप देखेंगे तो इनका जो है कि एकदम महीन बाल जैसी रचना पर दिखाई देती है। अर्थात ये धमनियाँ जो है कि एकदम छोटे छोटे अर्थात एकदम महीन बाल जैसी रचना में जो कि विभाजित हो जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, केशिकाएँ। अर्थात आगे जैसे जैसे ये लोग जाएंगी वैसे वैसे इनकी जो आकार है, इनका जो व्यास है वो कम होते जाएगा और लास्ट में आप देखेंगे तो एकदम बाल जैसी रचना दिखाई देगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, केशिकाएँ बोलते हैं। अब देखिए केशिका जो होती है काफ़ी महीन और पतली भित्ति वाली नलिकाएं हैं। कोशिकाओं की भित्ति पतली होने के कारण कोशिका और केशिका और कोशिका के बीच पदार्थ का आदान प्रदान आसानी से होता है। इस आदान प्रदान में रक्त की ऑक्सीजन, अन्न घटक, संप्रेरक और जीवन सत्व कोशिकाओं में घुल जाते हैं और उसी समय कोशिका के वर्ज्य पदार्थ रक्त में आ जाते हैं। केशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर अधिक व्यास वाली वाहिनियां बनाती हैं और जिन्हें हम शिरा कहते हैं और प्रत्येक अंगों में केशिकाओं का जाल फैला होता है। अभी इसको समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि धमनियों से जो है कि हमारा जो है जो वाहिनियाँ होती हैं वो आगे जब बढ़ती तो धीरे धीरे उनकी रचना जो है कि एकदम पतली होती जाती है, अर्थात उनका व्यास कम होते जाता है, अर्थात केशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। अब आपको मालूम होगा कि ये जो केशिकाएं जैसे जैसे मालूम पूरे शरीर में आप देखेंगे तो इनका पूरा जाल बिछा हुआ है। अब देखिए जो केशिका है और कोशिका, इनका जो दीवार होती है, जो दीवार आप लोग को मालूम होगा जो भित्ति है वो एकदम पतली होती है, एकदम महीन होती है, अर्थात पारदर्शी होती है। आर पार आप देखेंगे तो एकदम झिल्ली जैसा दिखाई देती है और इससे होने से एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि कोशिकाओं और केशिकाओं के बीच जो खाद्य पदार्थ हैं उनका आदान और प्रदान आसानी से होता है। अब देखिए जो ऑक्सीजन है, जो अन्न घटक है, जो पोषक तत्व है, इसके अलावा आपको मालूम होगा जो और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। इन सारे पदार्थों का आपको मालूम होगा कि जो एक दूसरे में जो है कि आदान प्रदान होता है इन्हीं पतली भित्तियों के कारण होता है। अगर इनकी पतली भित्ति की जगह पे अगर मोटी भित्ति होती तो इन पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता, अर्थात हमारी कोशिकाओं को पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, उनको विटामिन नहीं मिल पाता। तो आपको मालूम होगा कि जो है कि सजीवों का अस्तित्व धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात उनका जो है कि जीवन प्रक्रिया कम पड़ जाती है। अर्थात कुल मिलाकर इन पदार्थों को जो इन सजीवों को अर्थात जो कोशिकाएं हैं उनको जो है कि पोषक तत्व नहीं मिल पाता, इसीलिए इनकी जो है कि भित्ति जो है कि पतली होती है जिससे पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से हो। दूसरी बात आपको मालूम होगा कि इन्हीं कोशिकाओं में जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो निरुपयोगी पदार्थ हैं, जो कोशिकाओं द्वारा तैयार किया गया जो वर्ज्य पदार्थ है, इन पदार्थों को वापस जो है कि वह क्या करता है, रक्त में मिश्रित कर लेता है और मिश्रित होने के बाद वह पदार्थ जो है कि निरुपयोगी अंगों तक जो कि अर्थात विसर्जी अंगों तक पहुँचा दी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे ये वाहिनियाँ क्या होती हैं, मोटी होने लगती है और धीरे धीरे जब ये मालूम है केशिकाएं जो है कि बहुत सारी केशिकाओं के साथ जुड़कर इनका आकार बड़ा होने लगता है, अर्थात इनका व्यास जो है मोटा होने लगता है, तो उन्हीं जो है कि उसी को हम क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। और यह शिरा जो है कि वापस जो है कि कहाँ पे आता है, हमारे हृदय के पास आता है। तो इस प्रकार जो है कि हमारी रक्त वाहिनियाँ जो है कि हृदय से लेकर जो है कि शरीर के विभिन्न भागों तक फैली हुई है और पाई जाती है, जो त्वचा के ठीक नीचे होती है।
आपको मालूम होगा कि जो हमारी त्वचा है, इन सभी जगहों पर जो है कि केश वाहिनियों का जाल पाया जाता है, और जिसके माध्यम से हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण संस्थान का जो कार्य है वो सुचारू रूप से कार्य करता है। अगर आप एक पेन भी अगर चुभाएंगे तो आपको मालूम होगा रक्त तुरंत बाहर आता है। मतलब यहाँ भी केशिकाएँ पाई जाती हैं। इतनी इनकी रचना जो है कि एकदम महीन होती है कि हमको मालूम नहीं पड़ता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको दिया है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आप जानते हो सामान्यतः निरोगी व्यक्ति के हृदय के प्रति मिनट में जो है कि 72 बार स्पंदन होते हैं। व्यायाम करने या काम करने में उसी प्रकार मन में निर्माण होने वाली भावनाओं के कारण हृदय के स्पंदन बढ़ जाते हैं। मनुष्य अगर आराम करते समय, सोते समय उसका स्पंदन क्या होता है, कम होता है, और छोटे बच्चों में हृदय के स्पंदनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। आपको मालूम होगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो हमारे शरीर का जो स्पंदन होता है ये होता है कि प्रति मिनट क्या होता है, 72 बार होता है। 72 बार अगर मालूम एक वयस्क मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में अगर हो रहा है तो उसका जो है कि रक्त परिसंचरण संस्थान अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। अगर उससे कम है तब समझ लीजिए कि उसको जो है कि कुछ न कुछ समस्या पैदा हो सकती है, या अधिक है तो भी समस्या हो सकती है। आपको देखिए कि अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, तो उसके हृदय का जो स्पंदन वो बढ़ जाता है। आपको मालूम होगा कि अगर मालूम है कोई व्यक्ति अगर कुछ सोचता भी है तो भी उसके हृदय का जो है कि स्पंदन बढ़ता है, जिसके कारण मालूम है अगर इसी तरह से वो बढ़ता रहा तो हार्ट अटैक का जो है कि कारण बनता है, अर्थात उसको दिल का दौरा भी जिसको बोलते हैं हम। तो इस प्रकार जो है कि हमारे हृदय का जो स्पंदन है, कार्य करने वाले व्यक्ति, इसके अलावा जो है कि सोचने वाले जो व्यक्ति है उनके मन में कोई विचार आ रहा है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रक्रियाओं में अगर हम मानसिक जो है कि कार्य करते हैं तो हमारे हृदय का जो स्पंदन का रोग क्या बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आराम कर रहा है, सो रहा है, तो उसके हृदय का स्पंदन क्या होता है, कम होता है। लेकिन बच्चों में स्पंदन का क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे हमेशा भाग दौड़ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, जिसके कारण उसके हृदय की जो है कि गति क्या होती है, अर्थात रक्त परिसंचरण संस्थान की गति वो बढ़ती रहती है। और साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि जब हृदय हमारा स्पंदन करता है तो उसमें से आवाज़ आती है, जिसमें से एक आवाज़ है लब और दूसरी आवाज़ है डब। ऐसा हृदय का प्रत्येक स्पंदन में 75 मिलीलीटर रक्त के आगे धकेलता है। मतलब हृदय जो है कि हमारा जो चलता है, हमारी जो नसें होती हैं उसमें लब और डब ऐसी 2 आवाज़ें निकलती हैं, जो आप देखे होंगे कि डॉक्टर कभी कभी हमारी नसों को चेक करते हैं तो इसी के आधार पर जो है कि हमारा जो है कि पता करते हैं। और एक बार जो है कि जब स्पंदन होता है इसका, तो उसमें आपको बताया गया है कि 75 मिलीलीटर जो है कि रक्त क्या होता है, आगे धकेलता है एक बार। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो है कि रक्त परिसंचरण संस्थान के अंदर हम लोगों ने हृदय के बारे में देखा, इसके बाद जो है कि रक्त वाहिनियों के बारे में देखी, इसके अंदर जो है कि सीरा क्या होती है, धमनी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखी। और साथ ही साथ इन्हीं के आधार पे आपको यहाँ पे कुछ गृह कार्य दिया गया है, जैसे हृदय की रचना व कार्य, जो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिया गया है। धमनी और शिरा में अंतर जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान दीजिए, और केश वाहिनियों की रचना व कार्य आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। आप अच्छी तरह से इसको वीडियो को बार बार देखिए, और जो गृह कार्य दिए गए हैं उसको गृह कार्य की कॉपी में लिखिए। शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में इसको भेजिए। अब इसके बाद जो हम लोग आगे देखेंगे, तब तक के लिए हम जो है कि अपनी गाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद।